प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ध्रुव स्वामिनी नाटक के आधार पर मंदाकिनी के चरित्र चित्रण का अध्ययन करेंगे। ध्रुव स्वामिनी नाटक में मंदाकिनी का कैसा अभिनय था ये हम देखेंगे। मंदाकिनी की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए या फिर उनका चरित्र चित्रण कीजिए। मंदाकिनी नाटक में एक काल्पनिक पात्र है। जैसा कि हम सब जानते हैं, ध्रुव स्वामिनी एक ऐतिहासिक नाटक है और इसमें कुछ पात्र वास्तविक हैं, परंतु कथा को गति देने के लिए कुछ काल्पनिक पात्रों का आयोजन भी नाटककार ने इस नाटक में किया है। नाटककार ने उसे रामगुप्त व चंद्रगुप्त की बहन के रूप में चित्रित किया है। नाटक में वह स्वच्छंद गुप्त बाला जहाँ जहाँ भी उपस्थित होती है अपने विरोधी स्वर से रामगुप्त को हतप्रभ तथा ध्रुव स्वामिनी व चंद्रगुप्त को उत्साहित एवं प्रेरित कर जाती है। क्या कहा गया है कि वह रामगुप्त को तो हताश करती हुई दिखाई देती है हमें कई जगहों पर, और ध्रुव स्वामिनी व चंद्रगुप्त को उत्साहित व प्रेरित करती है। वह सही और सत्य का पक्ष लेती है और हर जगह अपनी उपस्थिति का परिचय वह इसी माध्यम से देती है। अभिनय में पारंगत युवती, पारंगत यानी कि निपुण, अभिनय करने में वो पारंगत है। मंदाकिनी अभिनय करने में पारंगत है। नाटक के प्रारंभ में वह खड्गधारिणी के रूप में रामगुप्त के आदेश से ध्रुव स्वामिनी के चंद्रगुप्त के प्रति गुप्त मनोभावों को जानने के लिए गूंगी का इतना जीवंत अभिनय करती है कि ध्रुव स्वामिनी उसे गूंगी समझ बैठी। जब हम प्रथम अंक की शुरुआत में पढ़ते हैं कि ध्रुव स्वामिनी जब शिविर के पिछले भाग से वहाँ पर आती हैं और उनके साथ एक खड्गधारिणी भी आती हैं, तो वह उनके मन का रहस्य जानने के लिए उनके साथ आई थी, रामगुप्त के द्वारा भेजी गई थी। और ध्रुव स्वामिनी बार बार उनके सामने प्रश्न करती है, परंतु वह गूंगी बने रहने का अभिनय करती हैं और कहती हैं, तो क्या तुम मूक हो? ध्रुव स्वामिनी कहती हैं उनको, जब वो उनकी बातों का जवाब नहीं देती हैं, तुम कुछ बोल न सको, मेरी बातों का उत्तर भी न दो, इसलिए तुम मेरी सेवा में नियुक्त की गई हो। यह असह्य है, यानी कि ये तो बड़ा ही असहनीय है कि तुम यहाँ मेरे साथ आई हो मेरी सहायता के लिए, परंतु तुम तो मेरी बातों का जवाब भी नहीं दे रही। इस राजकुल में संपूर्ण मनुष्यता का एक भी निदर्शन न मिलेगा। का निदर्शन का अर्थ होता है उदाहरण, कि यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि किसी में भी मनुष्यता है, यानी कि मनुष्यता के उदाहरण के लिए यहाँ मुझे एक भी मनुष्य उपयुक्त नहीं दिखाई दे रहा। जिधर देखो कुबड़े बोने हिजड़े गूंगे और बहरे, यानी कि किसी में भी मनुष्यता का एक भी गुण नहीं है। जिधर भी देखो उधर बोने कुबड़े हिजड़े आदि लोग ही यहाँ पर सभी तरफ दिखाई देते हैं। साथ ही वह अपने कुशल अभिनय से यह पता लगाने में सफल हो जाती है कि ध्रुव स्वामिनी रामगुप्त की अपेक्षा चंद्रगुप्त से प्रेम करती है। उसके साथ रहते हुए उसको महसूस हो गया था कि ध्रुव स्वामिनी रामगुप्त से नहीं बल्कि किससे प्रेम करती हैं? चंद्रगुप्त से ही प्रेम करती हैं। दूसरा पॉइंट है देशभक्त। मंदाकिनी देशभक्त युवती है। वह रामगुप्त के कहने पर ध्रुव स्वामिनी के चंद्रगुप्त के प्रति मनोभावों को जानने का काम कर पाठक व दर्शकों की कुछ रुखाई का शिकार होती है। रुखाई यानी कि वह उनकी दृष्टि में थोड़ी सी चालाक दिखाई देती है पाठकों को, परंतु वास्तव में वह एक देशभक्त युवती है, यानी कि अपने देश से प्रेम करने वाली एक युवती है। जब उसे शिखर स्वामी और रामगुप्त की बातों को सुनकर लगता है कि उन्होंने अपने देश और परिवार का गौरव दांव पर लगाने का फैसला कर लिया है, तो उसका खून खौल उठता है। यानी कि जब उसे अपने राज्य की चिंता सताने लगती है कि ये कैसे राजा हैं
जो यहाँ पर अनर्थ चारों तरफ से कर रहे हैं। वह सोचने लगती है भयानक समस्या है, मूर्खों ने स्वार्थ के लिए साम्राज्य के गौरव का सर्वनाश करने का निश्चय कर लिया है। सच है, वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से राजनीतिक छल छंद की धूल उड़ती है। मंदाकिनी कहती हैं ये बातें रामगुप्त से कि जब मनुष्य के अंदर से वीरता भागती है तो वह फिर राजनीतिक दांव पेच चलाने लगता है। वह शिखर स्वामी और रामगुप्त की बातें चंद्रगुप्त को बताने का निश्चय करती है। शिखर स्वामी और रामगुप्त की जो बातें हैं, जो उनकी कुछ चालें हैं, उनके बारे में वह रामगुप्त से चंद्रगुप्त को बताने का निर्णय लेती है, निश्चय करती हैं। निर्भीक हैं, यानी कि वो किसी से नहीं डरती। जब भी उनको कुछ कहना है तो बेबाक वह कह देती हैं। मंदाकिनी एक निर्भीक बाला है। वह बोलते वक्त किसी का भय नहीं खाती, यानी कि किसी का उसको भय नहीं है, किसी से डरती नहीं है। उसके विचार स्वच्छंद हैं, स्वच्छंद यानी कि स्वतंत्र हैं। वह साहस से ओतप्रोत है, उसे भरी हुई है। यही कारण है कि प्रीषद के सामने अपने विचारों को रखते हुए जब रामगुप्त उसे डराने की कोशिश करता है तो वह कहती है, यानी कि जब बड़े बूढ़ों की प्रीषद बुलाई गई थी, एक बैठक बुलाई गई थी, तब भी वह निडर होकर के वहाँ पर क्या कहती हैं, राजा का भय मंदा का गला नहीं घोट सकता, कि तुम राजा भले ही हो परंतु मैं अपनी बात कहने से पीछे नहीं हटूंगी। और कहती हैं, तुम लोगों में यदि कुछ भी बुद्धि होती तो इस अपनी कुल मर्यादा नारी को शत्रु के दुर्ग में यूं न भेजते, कि अगर तुम्हें स्त्री के सम्मान का कुछ भी आभास होता, कुल की मर्यादा का आभास होता, तो तुम इस तरह उसके आत्म सम्मान को ठेस पहुंचाकर शक दुर्ग में उसको ऐसे नहीं भेजते। भगवान ने स्त्रियों को उत्पन्न करते ही अधिकारों से वंचित नहीं किया है, किंतु तुम लोगों की दस्यु वृत्ति ने उन्हें लूटा है। मंदाकिनी कहती हैं कि स्त्रियों के जो अधिकारों का हनन हुआ है वह भगवान के द्वारा नहीं हुआ, अर्थात भगवान ने उन्हें अधिकारों से वंचित नहीं किया, या फिर उनके अधिकारों का हनन उनके पैदा होते ही नहीं हुआ, बल्कि तुम्हारी जो राक्षसी प्रवृत्ति है उसके द्वारा इनके अधिकारों को लूटा गया है। इस परिषद से मेरी प्रार्थना है कि आर्य समुद्रगुप्त का विधान तोड़कर जिन लोगों ने राज किल्विष किया हो उन्हें दंड मिलना चाहिए। मंदाकिनी कहती है कि समुद्रगुप्त का जो इतना अच्छा राज्य था, विधि विधान के अनुसार जो राज्य चल रहा था, मंदाकिनी कहती है कि मेरी इस बैठक से, इस परिषद से ये प्रार्थना है कि जिसने भी समुद्रगुप्त के विधि विधान को तोड़ने का दुस्साहस किया है उसको दंड अवश्य मिलना चाहिए। इस राज्य को जिसने बड़ा ही खराब कर दिया, किल्विष यानी कि कुलीन अनेक पापाचारों से जिसे भर दिया है, उसे दंड अवश्य मिलना चाहिए। मंदाकिनी ये मांग करती है उस परिषद से। प्रेरणादायी यानी कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनती है मंदाकिनी। मंदाकिनी देशभक्त निर्भीक होने के साथ साथ प्रेरणामयी नारी भी हैं। वह ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त दोनों को ही अपने अपने कर्तव्य पालन के लिए प्रेरित करती है। प्रथम अंक के प्रारंभ में ही वह ध्रुव स्वामिनी को अपने प्राणों की क्षमता बढ़ाने के लिए प्रेरित करती हुई कहती हैं, देवी, वह वल्लरी जो झरने के समीप पहाड़ी पर चढ़ गई है, उसकी नन्ही नन्ही पत्तियों को ध्यान से देखने पर आप समझ जाएंगी कि वह काय की जाति की है। प्राणों की क्षमता बढ़ा लेने पर वही काय जो विचलन बनकर गिरा करती थी, अब दूसरों के ऊपर चढ़ने का अवलंब बन गई है। यहाँ पर बड़ा ही अच्छा उदाहरण दे करके मंदाकिनी ध्रुव स्वामिनी को कहती हैं कि ये जो काय की प्रजाति की लताएं हैं ये बिछी रहती थी और दूसरों के गिरने का कारण बनती थी, परंतु जैसे ही
इस काय की प्रजाति की बेल ने अपनी क्षमता को बढ़ा लिया और ये दूसरों के ऊपर चढ़ करके अन्य लताओं के लिए ऊपर चढ़ने का सहारा बन गई है। तो इस प्रकार से वह ध्रुव स्वामिनी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। इस प्रकार वह चंद्रगुप्त को उसके कर्तव्य की याद दिलाते हुए कहती हैं, वास्तविक प्रेरणा और कर्तव्य की पुकार एकत्र करके सोचिए तो कुमार कि अब आपको क्या करना चाहिए। यानी कि हर व्यक्ति को वह प्रोत्साहित करती है, प्रेरित करती है। यही नहीं, वह प्रयाण गीत गाकर सामंत कुमारों को भी शकरात से युद्ध करते हुए प्रेरित करती है। यानी कि गीत गाकर भी वह सामंत कुमारों को प्रेरित करती है युद्ध लड़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। पैरों के नीचे जलघर हो, बिजली से उनका खेल चले, संकीर्ण कगारों के नीचे शत शत झरने बेमेल चले, सन्नाटे में हो विकल पवन, पादप निज पद हो चूम रहे, तब भी गिरिपथ का अथक पथिक, ऊपर ऊंचे सब झेल चले। यह गीत गाकर के मंदाकिनी सामंत कुमारों को युद्ध लड़ने के लिए प्रेरित करती हैं। 5वां पॉइंट है, कोमल व करुणामयी देशभक्त। देशभक्त निर्भीक होने के साथ साथ मंदाकिनी में नारी सुलभ कोमलता व करुणा के भी दिग्दर्शन होते हैं। यानी कि वह निर्भीक है, देशभक्त है, उसके साथ साथ ही वह कोमल हृदय भी है। उसके हृदय में दूसरों के प्रति करुणा की अजस्र धारा निरंतर प्रवाहित होती रहती है। यानी कि लगातार उसमें करुणा की धारा प्रवाहित होती रहती है। कोमा के त्याग और उसके सकराज के प्रति सच्चे प्रेम को देख करके उसका कोमल हृदय करुणा से विह्वल हो उठता है, यानी कि भर उठता है। और वह ध्रुव स्वामिनी से कहती है, स्त्रियों के बलिदान का भी कोई मूल्य नहीं, कितनी असहाय दशा है। अपने निर्बल और अवलंब खोजने वाले हाथों से वह पुरुषों के चरण को पकड़ती है और वे सदैव इनको तिरस्कार, घृणा और दुर्दशा की भिक्षा से उपकृत करते हैं। तब भी ये बावली क्या मानती हैं। वो स्त्रियों की जो नियति है उसके बारे में बताती हैं कि वो अपने निर्बल हाथों से अवलंब खोजती हैं, सहारा खोजती हैं। कहाँ पर? पुरुषों के चरणों में, परंतु उनको सदैव तिरस्कार, घृणा और दुर्दशा के सिवाय कोई भिक्षा नहीं मिलती, कोई उपकार उनके ऊपर नहीं किया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मंदाकिनी का चरित्र नाटक में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वह ध्रुव स्वामिनी तथा चंद्रगुप्त को उनके वास्तविक कर्तव्यों के लिए प्रेरित कर नाटक को उसके उत्कर्ष तक पहुंचाने का काम करती है। यानी कि बार बार मंदाकिनी इस नाटक में आकर के अपने संवादों के द्वारा चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी को प्रेरित करती हैं और रामगुप्त को उनके बुरे कार्यों के लिए हमेशा कटाक्ष सुनने पड़ते हैं मंदाकिनी के मुंह से। तो वह किसी भी बात को कहने से पीछे नहीं हटती, चाहे उनके सामने राजा हो या फिर कोई भी व्यक्ति हो, चाहे स्त्री के अधिकारों की रक्षा की बात हो या फिर किसी और अधिकार की बात हो, कर्तव्य की बात हो, तो वह निडर हो करके अपनी बात कहती हैं और एक काल्पनिक पात्र होते हुए भी वह नाटक में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। धन्यवाद।